Welcome to learning session. It's about the now. Let's move further toward the garnishi order. अभी garnishi order के बारे में पढ़ते हैं. होता क्या है, सिंपल सा सिस्टम समझने की कोशिश करो. लेट्स टेक द केस कि पर्सन ए है और पर्सन ए ने पैसे उधार पर लिए थे पर्सन बी से. ठीक है, पर्सन ए ने पैसा उधार पर लिया है पर्सन बी से. तो पर्सन ए है यहां पर डेटर क्योंकि इन्होंने पैसा उधार पर लिया है, और पर्सन बी है क्रेडिटर क्योंकि इन्होंने पैसा उधार पर दिया है. राइट अब ये पैसा पर्सन वापस नहीं कर रहा, पर्सन ए डिफॉल्ट कर गया, पैसा वापस नहीं करता, लेकिन पर्सन ए के पैसे पड़े हैं एक बैंक के पास. यानी कि हम मान लेते हैं बैंक XYZ है जिसके पास पर्सन ए के पैसे पड़े हुए हैं. राइट, दैट मनी इज अवेलेबल विद द बैंक XYZ ओवर देयर. तो अगर मैं बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप देखता हूं तो इस केस में मैं दूसरी इंग्लिश से लिख देता हूं. तो इस केस में जो बैंक है डेट इज द डेप्टर क्योंकि बैंक ने पैसे पे करने हैं पर्सन ए के वापस, और पर्सन ए इस केस में क्रेडिटर है क्योंकि इन्होंने बैंक से पैसे वापस लेने हैं. तो इस तरह से समझो, पर्सन ए और बी के केस में पर्सन ए डेटर है, पर्सन बी क्रेडिटर है, लेकिन बैंक और ए के बीच में जो पर्सन ए है वो क्रेडिटर है क्योंकि उसने पैसे लेने हैं फ्रॉम द बैंक. राइट, दिस इज द सीन राइट नाउ. अब होता क्या है कि पर्सन बी जाता है उठ के कोर्ट के पास एंड कोर्ट को जाके बोलता है कि भाई इसने मेरे पैसे वापस नहीं करे. राइट, एंड कोर्ट एक जजमेंट देता है. कोर्ट एक जजमेंट देता है कौन से दो पर्सन को लेकर के, एक पर्सन जो पर्सन क्रेडिटर है, दूसरा पर्सन जो पर्सन डेप्टर है. यानी कि कोर्ट की नजर में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो पर्सन बी है दैट इज द जजमेंट डेटर, दैट इज अ जजमेंट क्रेडिटर. पर्सन बी जो है वो जजमेंट क्रेडिटर है और पर्सन ए जो है दैट इज द जजमेंट डेटर. ठीक है, तो ये दो पर्सन है यहां पर, एक है पर्सन बी और दूसरा है पर्सन ए. पर्सन ए जजमेंट डेटर है और पर्सन बी जो है वो है जजमेंट क्रेडिटर. क्लियर है चीज. नाउ जो बैंक XYZ है दैट विल बी द जजमेंट डेटर्स डेटर. वो क्या रहेगा, डेट विल बी द जजमेंट डेटर्स डेटर. राइट, तो अब ये जजमेंट डेटर्स डेटर जो होता है इसी को हम गार्निशी भी कहते हैं. वी से सच पर्सन टू बी गार्निशी. राइट, एंड इसको क्या कहते हैं अदरवाइज, वी से टू बी जजमेंट डेटर्स डेटर. तो इसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर्स डेटर, यहां पर कह सकते हैं. सो दिस इज सेड टू बी द गार्निशिंग. अब इस केस में जो कोर्ट है डेट विल बी गिविंग एन ऑर्डर. तो कोर्ट एक ऑर्डर देगा यहां पर बैंक को कि तुम बताओ भाई कि जो पैसा तुम्हारे पास पड़ा है इस जजमेंट डेटर का उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए इस पर्सन की पैसे की रिकवरी के लिए. राइट, वो चीज यहां पर पूछी जाएगी एंड दैट इज द सेम. ठीक है, तो ये सिस्टम यहां पर रहता है विच इज बीइंग फॉलोड. यहां तक का क्लियर हो गया पॉइंट. राइट, तो जो ये गार्निशी ऑर्डर होता है ये बेसिकली किसके लिए, दिस इज बेसिकली फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइवेट ड्यूज. जो प्राइवेट रिकवरीज होने वाली थी किसको लेकर के, प्राइवेट पर्सन है ना, कोई किसी बैंक का कोई लेन देन तो है नहीं है, तो उसकी रिकवरी के लिए यहां पर इसे इस्तेमाल किया जाना था. पहली चीज तो यहां पर ये क्लियर होगी. अगर क्लियर हो गए पॉइंट्स तो काइंडली प्लीज फटाफट से यस लिख दीजिए कि यहां तक का अगर पॉइंट क्लियर हो गया आपको. तो वन थिंग इट्स रिलेटेड टू कि जो बैंक है उसने, बैंक क्या है यहां पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बैंक. बैंक जो है वो गार्निशी की पोजीशन पर है, बैंक गार्निशी की पोजीशन पर है. और जो यहां पर कस्टमर है, जो कस्टमर है डेट इज व्हाट, वो है यहां पर जजमेंट डेटर, वो जजमेंट डेटर है. एंड फर्दर जो पर्सन बी है, ठीक है, जिसने केस अप्लाई किया था वो क्या है, डेट इज द जजमेंट क्रेडिटर. वो यहां पर जजमेंट क्रेडिटर है. क्लियर है चीज, ये पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ आपको. राइट, सो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक होता है कोर्ट. ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसकी फेवर में दिया, जजमेंट क्रेडिटर की फेवर में दिया. किस पर्सन के लिए दिया, जजमेंट डेटर के लिए दिया. अब यहां पर जो इशू था वो किसको लेकर के था, गार्निशी कौन है, यहां पर बैंक है, यानी कि जजमेंट डेटर्स डेटर. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड जजमेंट डेटर्स डेटर. जजमेंट डेटर का भी जो डेटर है उसके लिए ये पर्टिकुलर इशू किया गया है, उसको ये जो ऑर्डर है वो दिया गया है. एंड मजे की बात ये है कि जो गार्निशी ऑर्डर होता है इट इज इशूड इन 2 स्टेजेस. ये सिंगल स्टेज में इशू नहीं होता, दिस इज इशूड इन 2 स्टेजेस. एक होता है ऑर्डर निसी, one it is related to the order nisi and the second one it's related to the order absolute. so एक होता है ऑर्डर निसी और दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट. देखो जो ऑर्डर निसी होता है ना दैट इज जस्ट लेट्स से नोटिस टू द बैंक. एक तरह से नोटिस है बैंक को कि तुम बताओ
कि इस पर्सन के पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, ये उस चीज से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द फैक्ट कि इस पर्सन के पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, दैट इज द फैक्ट ओनली, राइट। उसको हम कहते हैं व्हाट वी से इट टू बी द ऑर्डर निसी, इसको ऑर्डर निसी के नाम से जाना जाता है। एंड फर्दर जो दूसरा होता है दैट्स द ऑर्डर एब्सोल्यूट, यानी कि अगर बैंक ने कह दिया कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस केस में, या फिर मान लो कि बैंक ने कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं करा, तो फिर कोर्ट एक एब्सोल्यूट ऑर्डर दे देती है कि इस पैसे को अटैच कर दिया जाए, यानी कि इसको रिलीज कर दिया जाए, ताकि जो ऑब्लिगेशन थी जजमेंट डेटर की टुवर्ड द जजमेंट क्रेडिटर उसको रीपे किया जा सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है टुवर्ड द गार्निशी ऑर्डर। अब एक इसके देखो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आपको पार्टीज के साथ रिलेटेड भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस कुड बी रिलेटेड टू द लेट्स से कि कौन से जजमेंट में दिया गया ऑर्डर, तो सब चीजों को गो थ्रू करेंगे। तो गार्निश ऑर्डर जो होता है वो सेक्शन 60 ऑफ द ऑर्डर 21 रूल 46 ए टू ई के बीच में यहां पर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 गार्निश ऑर्डर इशू किया जाता है, सीपीसी के अंडर इशू किया जाता है, एंड ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। एप्लीकेशन दी जाती है किसके द्वारा, एप्लीकेशन इज गिवन बाय द जजमेंट क्रेडिटर, एंड फर्दर जहां पर जजमेंट डेटर जो है आपको रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैंने पैसा नहीं देना, तो फिर कोर्ट यहां पर ऐसा ऑर्डर इशू करता है, राइट। अब यहां पर समझिएगा, तो तीन पार्टीज हैं, एज आई टोल्ड यू क्लियरली, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि तीन पार्टीज हैं। वन इट इज रिलेटेड टू जजमेंट क्रेडिटर जिसने पैसे वापस लेने हैं वो, एंड ये ऑर्डर है जो दिया जाएगा गार्निशी को यानी कि बैंक को, और यहां पर कोर्ट इस ऑर्डर को देती है। तो थ्री पार्टीज आर देयर। वन इट रिलेटेड टू द जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट क्रेडिटर क्या है, वो एंटिटी है जिसने पैसे लेने हैं, जिसने डेप्ट दिया था, राइट। फिर है सेकेंड पार्टी जजमेंट डेटर, यानी कि कस्टमर जिसने पैसे देने थे, जिसका अकाउंट है, जिसके अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है, दैट इज अ जजमेंट क्रेडिटर। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू गार्निशी, यानी कि बैंक जिसके पास जजमेंट डेटर का पैसा पड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द गार्निशी, राइट। ध्यान से समझना, गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सब्सिक्वेंट अगर कोई क्रेडिट हुआ पैसा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। समझने की बात यह है कि मान लो गार्निशी ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ सुबह 10 बजे, अकाउंट में रिसीव हुआ, और बैंक ने उसी टाइम पर क्या कर देना, फ्रीज कर देना अकाउंट को, ऑपरेशंस नहीं करने देने अकाउंट में, राइट। या जितना अमाउंट मेंशन था उतने अमाउंट को फ्रीज कर देगा एंड बाकी अमाउंट के ऊपर करने देगा। लेकिन लेट्स टेक द केस की गार्निशी ऑर्डर आया था 1,50,000 का, मैं यहां पर लिख करके आपको बताता हूं। लेट्स केस की जो गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ था वो रिसीव हुआ था 1.5 लाख रुपीस का, राइट। और अकाउंट में बैलेंस पड़ा था 70,000, कितना पड़ा था बैलेंस, 70,000 पड़ा था। तो ये 70,000 तो फ्रीज कर ही दिया जाएगा, ये तो साथ के साथ ही फ्रीज कर दिया। लेकिन लेट्स केस ये था 10 बजे का बैलेंस, ये 10 AM का बैलेंस है, 11 बजे एक आरटीजीएस आती है अकाउंट में, एंड अकाउंट का बैलेंस हो जाता है 3,50,000। कितना हो गया बैलेंस, 3,50,000 हो गया। लेकिन सब्सिक्वेंट क्रेडिट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, देखो केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन कहां से आ गया, तो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि जो गार्निशी ऑर्डर है वो केस स्टडी की फॉर्म में आएगा कि इतना बैलेंस इतने बजे था, तो क्या मतलब 11 बजे बैलेंस आ गया तो क्या वहां पर एप्लीकेबल होगा, तो नहीं होगा। आप सब्सिक्वेंट क्रेडिट के ऊपर गार्निश ऑर्डर को अप्लाई नहीं कर सकते। एंड द अकाउंट मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एंड सेम कैपेसिटी, सेम ऑर्डर एंड कैपेसिटी में होना भी जरूरी है। अगर मान लो गार्निश ऑर्डर आया पर्सन ए के नाम में, राइट, और अकाउंट जो है वो है ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, तो भाई यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। या मान लो पर्सन ए के नाम पर आया और ए जो है उसका ट्रस्ट अकाउंट है, वहां पर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। या फिर मान लो पर्सन ए की सीसी लिमिट चल रही है, पर्सन ए की सीसी लिमिट चल रही है, होता ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी अवेलेबल है, सैंक्शन लिमिट थी मान लो 4 लाख की, ठीक है, एंड उसमें उठाया उसने सिर्फ 3.5 लाख है, 50,000 अभी भी उठा सकता है, तो भाई उसके ऊपर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि लोन अमाउंट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा, देयर इट वॉन्ट बी एप्लीकेबल। अगर किसी एफडी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ उसके ऊपर भी नहीं क्रिएट होगा। अगर हाँ कोई सरप्लस बैलेंस है उसके ऊपर क्रिएट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज क्रिएट नहीं होगा, राइट। सो दैट इज अबाउट इट। फर्दर बैंक का जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो सुपीरियर है, बैंक का राइट ऑफ सेट ऑफ जो होता है वो सुपीरियर होता है। बैंक का चार्ज हमेशा ओवरराइड करता है, क्योंकि राइट ऑफ सेट ऑफ जो है दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट व्हिच इज अवेलेबल टू द बैंक, राइट। यानी कि बैंक अपने
अमाउंट्स की रिकवरी पहले कर सकता है। यानी कि एक टाइम पर आपके पास गार्निशी ऑर्डर आ गया और बैंक ने अपने अमाउंट की रिकवरी भी करनी थी, तो पहले बैंक अपने अमाउंट की रिकवरी करेगा, उसके बाद गार्निशी जो है उसको ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है जी, तो इस चीज को समझना जरूरी है। नाउ एज आई टोल्ड यू देयर आर थ्री पार्टीज, एंड व्हाट थ्री पार्टीज आर देयर? वन, इट इज रिलेटेड टू द जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर जिसने पैसे देने थे, जजमेंट क्रेडिटर जो केस लेके गया कानून के पास, और गार्निशी वो बैंक है जिसके पास पर्सन का अकाउंट मेंटेन्ड है। एज आई टोल्ड यू, गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो दो पार्ट्स में इशू किया जाता है। इट इज इशूड इन टू पार्ट्स, ऑर्डर निसी एंड ऑर्डर एब्सोल्यूट। एक होता है ऑर्डर निसी एंड दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर निसी जो होता है वो एक प्रीलिमिनरी ऑर्डर है। दिस इज अ प्रीलिमिनरी ऑर्डर जहां पर कोर्ट डायरेक्ट करती है बैंक को, भाई स्टॉप पेमेंट कर दो, और साथ के साथ हमें बताओ कि ये पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, वाई दीज अमाउंट शुड नॉट बी रिलीज्ड, क्यों इसको इंप्लीमेंट ना करे, कोई रीजन है आपके पास तो हमें बताओ, राइट? दैट इज ऑर्डर निसी। और सेकंड स्टेज होती है ऑर्डर एब्सोल्यूट, दैट इज एब्सोल्यूट स्टेज, कि इस टाइम के ऊपर तो और कोर्ट ने जो कह दिया वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, राइट? यानी कि जो रिपोर्ट सबमिट करी है कोर्ट ने उसके बेस पर आपको जो कोर्ट ने चीज कहती है उसको मानना ही पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स सेम ऑर्डर में एंड सेम कैपेसिटी में होने चाहिए। अगर ऑर्डर आपके पास सिंगल नेम में है तो आप ज्वाइंट अकाउंट के बैलेंसेस को अटैच नहीं कर सकते, एंड अगर ऑर्डर आपके पास ज्वाइंट नेम में रिसीव हुआ है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि अगर ऑर्डर आ गया ए एंड बी के नाम में, तो ए का अकाउंट भी है इंडिविजुअली, बी का अकाउंट भी है, तो फिर दोनों में इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन रिवर्सल ट्रू नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल के नाम पर आया तो फिर आप डबल में लेके नहीं जा सकते, लेकिन अगर डबल के नाम में आया तो इंडिविजुअल में जा सकते हो। इसी तरह से पार्टनर के केस में होता है। लेट्स से केस की एक पार्टनरशिप फर्म है ABC पार्टनरशिप फर्म इज देयर एंड 3 पार्टनर्स हैं इसके, A, B एंड C। अब अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम में गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर तो पार्टनर्स के अकाउंट का बैलेंस जो है वो अटैच हो सकता है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट? बिकॉज पार्टनर्स होते हैं पर्सनली एंड सेवरली लायबल होते हैं, तो पार्टनर के अकाउंट का बैलेंस अटैच कर सकते हो अगर फर्म के नाम पर ऑर्डर आया है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पर ऑर्डर आया फिर फर्म के अकाउंट के ऊपर नहीं जा सकते आप। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल के नाम पर आया तो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट को हम बीच में ले सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी सेम है वहां पर, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अगर डिफरेंट कैपेसिटी में मान लो ट्रस्ट के नाम पर है, एक ट्रस्टी के नाम पर है ऑर्डर, ठीक है, और इंडिविजुअल अकाउंट के नाम पर आया लेकिन ट्रस्टी है वो किसी अकाउंट में, तो वहां पर ट्रस्ट अकाउंट में एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, राइट? तो ये चीज देखना यहां पर जरूरी है। एंड इवन अगर गार्डियन अकाउंट है, लेट्स से माइनर के साथ गार्डियन है पर्सन ए इज गार्डियन अकाउंट, इसका गार्डियन है किसी माइनर का, वो अकाउंट है, और पर्सन ए के नाम पर गार्निश ऑर्डर है, तो इस अकाउंट में भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है? और सिर्फ आप क्रेडिट बैलेंस को अटैच कर सकते हो, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस को अटैच कर सकते हो, डेबिट बैलेंस को अटैच नहीं कर सकते हो। गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो डेब्ट ड्यू के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स जो अक्रूइंग ड्यू है, टाइम डिपॉजिट्स उनके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन फ्यूचर क्रेडिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर जो इंटरेस्ट अक्रूड है उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है? सो इस चीज का भी ध्यान रखना यहां पर जरूरी है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? गार्निश ऑर्डर को लेकर के हमने इतनी चीजों को गो थ्रू करा, यहां तक कि अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, राइट? तो गार्निश ऑर्डर जो रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। जब ऑर्डर रिसीव होता उस टाइम पर क्रेडिट बैलेंस क्या था उसके ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, जो सब्सिक्वेंट बैलेंसेस होंगे उनके ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली प्लीज नोट इट डाउन। वैसे तो सभी पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? एंड गार्निश ऑर्डर जो है वो एक्चुअल डेप्ट की रिकवरी के लिए इशू किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कंटिंजेंट डेप्ट की रिकवरी के लिए इशू नहीं किया जाता। कंटिंजेंट डेप्ट कौन सा होता है? जो आगे जाकर के लायबिलिटी बनेगी, उसके लिए गार्निशी ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है। एंड अगर आपके पास गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया बिफोर द एक्चुअल कैश पेमेंट, मान लो इवन दो जो चेक जो था वो पेमेंट के लिए पास कर दिया गया था, टोकन इशू कर दिया गया था, लेकिन कैश नहीं दिया गया है, पर्सन काउंटर पे खड़ा कैश नहीं दिया गया है, तो बैंक स्टॉप पेमेंट कर सकता है, ठीक है? कि गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल है तो बैंक स्टॉप पेमेंट कर सकता है। एंड गार्निशी ऑर्डर जो है इज नॉट एप्लीकेबल जो पैसा आपका बाहर पड़ा होता है उसके ऊपर, अब्रॉड पड़ा ना पैसा अगर आपका कोई,
तो उसके ऊपर भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंडियन टेरिटरी में पैसा पड़ा है तो उसके ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, बट अगर कोई आपका पैसा बाहर पड़ा है वहां पर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से मान लो आपके सेफ कस्टडी में कुछ चीजें पड़ी हैं या लॉकर में कोई कंटेंट पड़े हैं, आपके आर्टिकल्स पड़े हैं, तो उसके ऊपर भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट सिनेरियो आल्सो द गार्निशी ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल। ट्रस्ट अकाउंट को भी नहीं कर सकते अटैच, मैंने आपको ऑलरेडी चीज बता दी है, ठीक है, दैट इज आल्सो टोल्ड टू यू। एंड सिक्योरिटीज जो लॉस्ड है बैंक के पास, कोई लेट से कोई सिक्योरिटी थी जो किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी को लेकर लॉस्ड है, लेट से गोल्ड है बैंक के पास पड़ा है, अब गोल्ड लोन लिया होगा ना आपने, तो गोल्ड किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी को लेकर के पड़ा ना, तो वहां पर भी गार्निशी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। गार्निशी ऑर्डर क्या डिजीज अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है? यस इट इज एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि डिजीज अकाउंट की एक प्रीवियस लाइबिलिटी थी। अब जो उसने पैसा किसी पर्सन को देना था वो तो उसके जीते जीते की होगी ना लाइबिलिटी, तो डिजीज अकाउंट के केस में गार्निशी ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो वहां पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि पर्सन तो डेड हो गया जी, हमारा तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, आप नॉमिनेशन से ले लेना। नो, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में लाइबिलिटी बनेगी, गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा उन अकाउंट्स के ऊपर। मेक श्योर टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि इन केस ऑफ डिजीज्ड पर्सन गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। लेकिन मान लो जो अनयूटिलाइज पोर्शन है सीसी लिमिट का, मैंने जैसे आपको बताया कि सीसी लिमिट है उसमें 4 लाख की लिमिट थी, 3.5 लाख उठाया, 50,000 अभी उठाया ही नहीं है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी? नहीं होगी। देयर द गार्निशी ऑर्डर वॉन्ट बी एप्लीकेबल, उस केस में गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट ऑफ सेट ऑफ सुपीरियर होता है, हमेशा सुपीरियर होता है, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर है चीज? एंड फर्दर अगर आपने एफडीआर को एज कोलेटरल रखा हुआ है, राइट, तो उसके केस में भी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हां, अगर एफडीआर प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह है तो जो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन होगा उसके ऊपर आप गार्निशी ऑर्डर लगा सकते हो। मान लो एफडीआर थी 10 लाख रुपए की, राइट, और 10 लाख के अगेंस्ट 3 लाख का डीएल पर्सन ने ले रखा है, 3 लाख का डिमांड लोन ले रखा है, तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन है, मार्जिन वगैरह मान के चाहिए, मान लो 4 लाख चाहिए था बैंक को, तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन होगा 6 लाख रुपए का, उसके ऊपर दैट वुड बी अवेलेबल फॉर द गार्निश ऑर्डर, तो उसके ऊपर गार्निश ऑर्डर लग सकता है, दैट अमाउंट वुड बी अवेलेबल। और लास्ट पॉइंट रिलेटेड की गार्निश ऑर्डर क्या माइनर अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नो, इवन माइनर अकाउंट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर बैंक यानी कि गार्निशी ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करता, कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया उसके साथ अगर बैंक कंप्लाई नहीं करता है, उसको नजरअंदाज करता है, तो उसे माना जाएगा जिम्मेदार कि भाई तुम्हें इक्वल अमाउंट पे करना पड़ेगा जितने अमाउंट का गार्निशी ऑर्डर था, राइट, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर है ये पार्ट? चलिए अभी नेक्स्ट जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर। तो एक होता है गार्निशी ऑर्डर जहां पर थी पर्सनल लाइबिलिटी, प्राइवेट लाइबिलिटी किसी पर्सन की, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर होता है स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी को रिकवर करने के लिए। अगर कोई स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी था, आपने गवर्नमेंट के पैसे पे करने थे कोई, उसको लेकर के जो ऑर्डर इशू किया जाएगा दैट इज सेट टू बी द अटैचमेंट ऑर्डर। तो कब इशू किया जाएगा? ये स्टैच्यूटरी अथॉरिटी की तरह इशू किया जाएगा। मान लो कोई कस्टम डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, स्टैच्यूटरी ड्यूज है, उनकी रिकवरी के लिए अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा। और ये कोई 2 स्टेजेस में नहीं होता, जैसे इन केस ऑफ द गार्निशी ऑर्डर 2 स्टेजेस होती हैं, ऑर्डर निसी, ऑर्डर एब्सोल्यूट, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर सिंगल स्टेज में होता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर के केस में होता है। देखो गार्निशी ऑर्डर के केस में अमाउंट एब्सोल्यूट हो भी सकता है, अमाउंट कुड बी एब्सोल्यूट। मतलब क्या इसका? इसका मतलब है कि हो सकता है कि ऑर्डर के ऊपर स्पेसिफिकली अमाउंट मेंशन्ड हो, ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुड बी और नॉट बी एब्सोल्यूट। हो भी सकता है कि अमाउंट मेंशन्ड हो पर्टिकुलरली, या ये भी हो सकता है कि गार्निशी ऑर्डर के ऊपर अमाउंट मेंशन्ड ना हो। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में हमेशा एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा, हमेशा अमाउंट मेंशन्ड रहेगा ही रहेगा। इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर द अमाउंट इज एब्सोल्यूट एंड ऑलवेज मेंशन्ड इन केस ऑफ इट, हमेशा मेंशन्ड रहेगा, दैट इज एब्सोल्यूट। ये चीज होनी है कि हमेशा अमाउंट जो रहेगा वो मेंशन होगा ही होगा, राइट, ये चीज क्लियर होगी है। एंड फर्दर
अटैचमेंट ऑर्डर जो होता है वो सब्सीक्वेंट क्रेडिट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल रहता है। हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि गार्निश ऑर्डर सब्सीक्वेंट क्रेडिट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि जो बैलेंस था जब गार्निश ऑर्डर रिसीव हुआ सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये हमने गार्निश ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं है। इवन जो सब्सिक्वेंट क्रेडिट है, बाद में भी पैसा जो जमा होगा, उसके ऊपर भी अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल रहता है। क्लियर है? एक बार इसकी गाइडलाइंस को पढ़ते हैं अच्छे से तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो अटैचमेंट ऑर्डर होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के द्वारा इशू किया जाता है। गवर्नमेंट ड्यूज जो पेंडिंग थी उनकी रिकवरी के लिए ये इशू किया जाता है। एंड ये बेसिकली पावर्स डेलीगेट की गई हैं असेसिंग ऑफिसर को या टैक्स रिकवरी ऑफिसर को या कस्टम ऑफिसर को कि वो ऐसा अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलर पावर्स रहती हैं बाकी अथॉरिटीज के पास भी, जैसे कस्टम अथॉरिटीज हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हैं। तो ये जितने भी आपके गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर अगर आपके ड्यूज पड़े तो वहां के ऑफिसर्स को ये पावर होती है कि वो आपके पैसे के लिए अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और अगर बैंक कंप्लाई नहीं करता अटैचमेंट ऑर्डर के साथ तो बैंक को असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, यानी कि बैंक को माना जाएगा कि भाई आपने डिफॉल्ट करा है, उस पर्सन की गलती नहीं है, क्योंकि उसके तो पैसे पड़े थे, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वो पैसे देने थे, आपने वो पैसे नहीं दिए तो उसको इन डिफॉल्ट माना जाएगा। राइट? अब ध्यान से इसके डिफरेंसेस को समझना। ठीक है, अब इशूइंग अथॉरिटी की बात करें तो गार्निश ऑर्डर के केस में इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है? कंपिटेंट जो कोर्ट होती है वो यहां पर गार्निश ऑर्डर इशू करती है। जबकि अटैचमेंट ऑर्डर को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम अथॉरिटीज है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो इस अटैचमेंट ऑर्डर को इशू करते हैं। एंड लीगल प्रोविजन की बात करें तो सीपीसी के सेक्शन 60 रूल ऑर्डर 21 रूल 46 के अंदर इसको इशू किया जाता है। जबकि ये डिफरेंट जो लॉज होते हैं उनके अंदर अटैचमेंट ऑर्डर को इशू किया जाता है। दैट्स अ सेपरेट पार्ट रिलेटेड टू इट। फर्दर स्टेजेस की बात करें तो इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर इट इज ऑलवेज इन वन फॉर्म, दैट इज एब्सोल्यूट फॉर्म ओनली। जबकि गार्निश ऑर्डर दो स्टेजेस में इशू किया जाता है, ऑर्डर निसी एंड देन फर्दर ऑर्डर एब्सोल्यूट। अब लायबिलिटी की बात करें, गार्निश ऑर्डर प्राइवेट लायबिलिटी की रिकवरी के लिए होता है, जबकि जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी की रिकवरी के लिए होता है। एंड फर्दर बात करें डिपॉजिटर की तो डिपॉजिटर को क्या कहते हैं? जजमेंट डेटर कहते हैं। वी से इट टू बी जजमेंट डेटर, राइट? जजमेंट डेटर जिसके खिलाफ जजमेंट दी गई है। एंड जो अगर अटैचमेंट ऑर्डर तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट कहा जाता है। वी से इट टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। बैंक को क्या कहते हैं? बैंक इज सेड टू बी गार्निशी इन केस ऑफ द गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी कहते हैं इन केस ऑफ द गार्निशी ऑर्डर। एंड असेसिस डेटर कहा जाता है बैंक को। बैंक विल बी सेड टू बी द असेसिस डेटर। यानी कि अगर मैं अटैचमेंट ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है that will be issuing the order, right? एंड यहां पर जो बैंक है वो प्रेजेंट रहेगा और एक कस्टमर है वो प्रेजेंट रहेगा। कस्टमर को क्या कहा जाएगा? कस्टमर वुड बी सेड टू बी द असेसी इन डिफॉल्ट। इसको असेसी इन डिफॉल्ट कहा जाएगा। और बैंक को क्या कहा जाएगा? बैंक विल बी असेसी डेटर। डेटर असेसिस डेटर कहा जाएगा। ठीक है जी, ये फंडा रहता है। अमाउंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि इट कुड बी द केस कि गार्निश ऑर्डर के केस में अमाउंट मेंशन्ड हो भी सकता है ना मेंशन्ड हो, ये दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में अमाउंट हमेशा मेंशन्ड रहेगा। क्लियर अमाउंट विल बी मेंशन्ड, अमाउंट हमेशा स्पेसिफिकली मेंशन्ड रहेगा इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि कौन से बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ जो प्रीवियस बैलेंस था आपका गार्निश ऑर्डर रिसीव होने से पहले, सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनेगी गार्निश ऑर्डर की। फ्यूचर सब्सिक्वेंट क्रेडिट्स के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर सब्सिक्वेंट जो क्रेडिट्स हैं उनके ऊपर भी वैलिडिटी रहेगी अटैचमेंट ऑर्डर की। लिमिटेशन पीरियड की बात करें तो गार्निश ऑर्डर का लिमिटेशन पीरियड 12 साल का है। यानी कि एक बार अगर गार्निश ऑर्डर रिसीव हो गया तो उसकी जो जिम्मेदारी रहेगी बैंक की 12 साल तक रहेगी। बट इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर इट इज अप टू 30 ईयर्स, 30 साल तक की जिम्मेदारी रहेगी। राइट? एंड डिपॉजिट्स की बात करें तो दोनों ही डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करें तो देखो, राइट ऑफ सेट ऑफ हमेशा सुपीरियर रहेगा, ऑलवेज सुपीरियर टू इट, इट इज ऑलवेज सुपीरियर टू इट। यानी कि अगर आपके पास एक ही टाइम के ऊपर गार्निश ऑर्डर रिसीव हो गया और अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो गया तो क्या इसकी प्रायोरिटी रहेगी? व्हाट विल बी द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले रहेगी बैंक के अपने ड्यूज को लेकर के, बैंक्स ऑन ड्यूज। बैंक के अपने ड्यूज की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है।
दूसरे नंबर पर रहेगी अटैचमेंट ऑर्डर की, तीसरे नंबर पर रहेगी गार्निश ऑर्डर। क्लियर है चीज? अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, डेट इन द केस ऑफ द गार्निश ऑर्डर, अगर ज्वाइंट अकाउंट के केस में आया, लेट्स केस ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, अब उसके केस में बैलेंस पड़ा है 50,000, कितना पड़ा है बैलेंस 50,000 का, और जो ऑर्डर रिसीव हुआ है डेट इज इन द नेम ऑफ पर्सन ए, ठीक है? तो अगर तो ऑर्डर है गार्निशी ऑर्डर, फिर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि कैपेसिटी डिफरेंट है, यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है, राइट? ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये ज्वाइंट अकाउंट है, तो एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हुआ अटैचमेंट ऑर्डर, अगर अटैचमेंट ऑर्डर हुआ, फिर एप्लीकेबिलिटी बनेगी, यस बनेगी। और कैसे बनेगी? ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि ए एंड बी का टोटल बैलेंस है 50,000, हाफ ऑफ बैलेंस ये माना जाएगा बिलोंग करता है 25,000 बिलोंग करता है पर्सन ए को, और 25,000 बिलोंग करता है पर्सन बी को, एंड पर्सन ए के 25,000 के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा अटैचमेंट ऑर्डर। क्लियर है चीज? तो ये चीजें डिफरेंट होती हैं इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी को ज्यादा माना गया। क्लियर है चीज? फर्दर इट्स रिलेटेड टू, अगर तो सेम नेम में ज्वाइंट अकाउंट है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एप्लीकेबल रहेगा ज्वाइंट के केस में भी। लेकिन मान लो कि अगर कंपनी के ट्रस्टी के केस में, फिर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर टोटली डिफरेंट कैपेसिटी में है, फिर एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ज्वाइंट है तो एप्लीकेबल है, लेकिन अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। डिजीज अकाउंट के केस में दोनों एप्लीकेबल है, इनसॉल्वेंट अकाउंट के केस में दोनों ही केस में एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्सन इनसॉल्वेंट हो गया है, तो उसके केस में क्या गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा भाई, वो लिक्विडेटर के पास चला गया, स्टेट उसका स्टेट लिक्विडेटर के पास चला गया, ठीक है? तो उसके केस में एप्लीकेबिलिटी ना गार्निश ऑर्डर की होगी, ना ही उसके केस में आपकी एप्लीकेबिलिटी होगी रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर। अनड्रॉन सीसी बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इस केस में भी नहीं है, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस के ऊपर दोनों के केस में एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। एफडीआर को कोलेटरल की तरह रखा है तो कहीं पर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। प्रेफरेंस की बात करें तो एओ की प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा होती है गार्निश ऑर्डर के ऊपर, अगर आपके पास रिसीव होती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, बैंक का जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो दोनों से सुपीरियर है। यानी कि सिंपल सा फंडा अगर हम देखें, हम सिंपल सी चीज कह सकते हैं कि राइट ऑफ सेट ऑफ जो है इज सुपीरियर देन द अटैचमेंट ऑर्डर, ये अटैचमेंट ऑर्डर से ऊपर है, एंड फर्दर अटैचमेंट ऑर्डर जो है दैट्स अबव द गार्निशी ऑर्डर। हियर इज अ सिंपल स्टांस रिलेटेड टू इट, राइट? तो ये प्रायोरिटी समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्ट, अगर आइदर सर्वाइवर अकाउंट है तो अकाउंट ओपनिंग के लिए सभी को साइन करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। फॉर्मर सर्वाइवर के केस में भी सभी को साइन करना पड़ेगा, यानी कि सभी अकाउंट होल्डर्स को साइन करने पड़ते हैं। इवन अगर कोई भी अकाउंट ओपन किया जाता है तो कोई सा भी अकाउंट ओपन करना पड़े, सभी पर्संस को सिग्नेचर करने पड़ेंगे, यस करने पड़ेंगे। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक अगर करनी है आइदर सर्वाइवर के केस में, कोई भी पर्सन स्टॉप पेमेंट कर सकता है, यस कोई भी पर्सन कर सकता है स्टॉप पेमेंट, राइट? फॉर्मर सर्वाइवर के केस में सिर्फ फॉर्मर स्टॉप पेमेंट कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में स्टॉप पेमेंट कोई भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट अकाउंट के केस में कोई भी पर्सन स्टॉप पेमेंट कर सकता है, जबकि इन केस ऑफ द फॉर्मर सर्वाइवर सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मर है, जिसका पहला नाम है अकाउंट में, सिर्फ वो पर्सन कर सकता है। ओनली दैट पर्सन कैन डू द स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, कैन गिव द स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। अगर अकाउंट को बंद करना है तो सभी के सिग्नेचर चाहिए, यस सभी के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर के केस में फॉर्मर साइन करके क्लोज कर सकता है अकाउंट को। फॉर्मर के केस में फॉर्मर के पास राइट है ना सभी, लेकिन अगर आइदर सर्वाइवर है या ज्वाइंटली ऑपरेटेड है तो सभी को सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। अगर आपने नॉमिनेशन को कैंसिल करना है तो सभी को साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ऑल्टरेशन हो सकती है, उसके बाद ही ऑल्टरेशन होगी। एंड अगर अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ तो कोई सा भी ऑपरेशन हो, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए था जब मैंने ज्वाइंटली ऑपरेटेड का बात कर रहा था ना, तो उस टाइम पे ये चीज माइंड में आनी चाहिए कि अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं, उसके केस में अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो गया है, लेट से आपका अकाउंट ऑपरेशंस आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है या ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, तीनों ही सिनेरियोज में, इन ऑल ऑफ द थ्री सिनेरियोज सभी को क्या करना पड़ेगा? सभी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनेगी, इक्वल लायबिलिटी बनेगी। क्लियर है? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्टर पेमेंट ऑन मैच्योरिटी इन केस ऑफ द आइदर सर्वाइवर। अगर मैच्योरिटी के ऊपर पेमेंट है फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर,
राइट। जैसे मान लो आपकी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो थी एफडी में वो आइदर सर्वाइवर थी, तो उसके केस में आपको दोनों के सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि एक भी पर्सन सिग्नेचर करते हुए पेमेंट ले सकता है। अगर मैच्योरिटी हो चुकी है, ध्यान से समझिएगा, मैं मैच्योरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। एफडी अगर मैच्योरिटी हो गई है, आइदर सर्वाइवर ऑपरेशंस है, तो कोई भी सिंगल पर्सन साइन करे, पेमेंट ले ले, दैट्स इट, हो गया काम। पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी टू सर्वाइवर्स, दोनों के सिग्नेचर चाहिए। अगर आपके पास ऑपरेशंस आइदर सर्वाइवर है और प्री मैच्योर पेमेंट करवानी है आपको, और प्री मैच्योर पेमेंट लेनी है, आइदर सर्वाइवर ऑपरेशंस है, प्री मैच्योर पेमेंट लेना चाहते हो, तो आपको दोनों पर्संस के सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे, तभी पेमेंट कर सकते हो, राइट। और अगर एक पर्सन एक्सपायर हो जाता है बिफोर द मैच्योरिटी, राइट, तो प्री पेमेंट अलाउ की जा सकती है, तो लीगल हेयर्स को कंसर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर उसके केस में आप प्री पेमेंट ले सकते हो। क्लियर है चीज, ये पॉइंट क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं ए और बी का अकाउंट है, अकाउंट नहीं है, एफडीआर है, ये मैच्योर होनी है मार्च 2027 में। कब होनी है? मार्च 2027 में ये मैच्योर होनी है, राइट। अब उस सिनेरियो में पर्सन ए की डेथ हो जाती है और ये पर्सन दिसंबर 2026 में चले जाते हैं, 2026 में पर्सन बी पेमेंट लेने चले गए, तो प्री मेच्योर पेमेंट अलाउ हो जाएगी? यस, अलाउ हो जाएगी, सिर्फ बी के सिग्नेचर चाहिए रहेंगे, लीगल हेयर्स के सिग्नेचर्स नहीं चाहिए। फर्दर प्री मेच्योर विड्रॉल करवाना हो अगर फॉर्मर सर्वाइवर के केस में, तो फॉर्मर अकेला भी विड्रॉल करवा सकता है क्या? यस, करवा सकता है। अगर मान लो मैंडेट फॉर्मर सर्वाइवर है, तो फॉर्मर अकेला ऑपरेट कर सकता है, राइट, जब दोनों जिंदा है। लेकिन आपको दोनों डिपोजिटर्स के सिग्नेचर चाहिए रहेंगे। अगर तो देखो, अगर मान लो कि मैच्योरिटी हो गई है, फिर तो फॉर्मर अकेला ले सकता है पेमेंट, लेकिन अगर प्री मैच्योर पेमेंट लेनी है, अगर प्री मैच्योर पेमेंट लेनी है तो दोनों के सिग्नेचर चाहिए, फिर दोनों के सिग्नेचर चाहिए। एंड अगर फॉर्मर एक्सपायर हो जाता है मैच्योरिटी से पहले, ए और बी का केस मानो, और यहां पर मानो फॉर्मर सर्वाइवर का सिनेरियो, कौन सा? फॉर्मर सर्वाइवर का, एफ फॉर्मर है, बी सर्वाइवर, बी इज अ सर्वाइवर, और यहां पर क्या हुआ? मैच्योरिटी से पहले फॉर्मर की डेथ होगी, पर्सन ए जो फॉर्मर थे उनकी डेथ हो गई है, राइट। उसके केस में सर्वाइवर जो है वो मैच्योरिटी के ऊपर पैसा ले सकते हैं। अगर प्री मैच्योर आपने पेमेंट लेनी है बीइंग अ सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर के केस में, तो दोनों पार्टीज का कंसेंट लेना पड़ेगा, राइट। तो दोनों पार्टीज का कंसेंट लेना पड़ेगा अगर प्री मैच्योर पेमेंट लेनी है सर्वाइवर ने। इवन अगर पर्सन ए डेथ हो चुकी है, तो ए के जो लीगल हेयर्स हैं उनके साथ कंसेंट चाहिए रहेगा, तो फॉर्मर सर्वाइवर का अकाउंट बंद करके पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज पेमेंट वॉन्ट बी पेड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया आपको? कंफर्म करें प्लीज, कंफर्म करें अगर पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। चलिए अभी बढ़ते हैं रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट्स। सबसे पहला जो डिपॉजिट अकाउंट का टाइप है दैट इज द इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट वो अकाउंट होता है लाइक जिनको मेजर अकाउंट कहते हैं। सेक्शन 11 ये कहता है कि जो भी पर्सन कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, एज ऑफ मैच्योरिटी अटेन कर चुका है, साउंड माइंड का है, उसको किसी कोर्ट ने एडजुडिकेट नहीं किया कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं करा कि भैया आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट, तो डेफिनेटली वो पर्सन अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, वो पर्सन किसी भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इवन दो माइनर की कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, बट सेक्शन 26 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि माइनर अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। माइनर कैन बी ऑपरेटिंग द अकाउंट ऑन देयर ओन। माइनर जिनकी एज 10 साल या उससे ज्यादा है वो सेल्फ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनर की एज 10 साल से कम है, उस केस में मैंडेटरीली उन्हें गार्डियन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, राइट। इवन दो 15 साल का जो बच्चा है वो भी गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है, नो वरीज इन दैट, राइट। तो दैट्स अबाउट द इंडिविजुअल अकाउंट। एंड व्हाट अबाउट द जॉइंट अकाउंट? अगर दो या उससे ज्यादा पर्सन इकट्ठे अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जॉइंट अकाउंट कहते हैं। कौन से अकाउंट ऑपरेशंस है? आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है, या फिर जॉइंटली ऑपरेटेड है, या फिर ज्वाइंट ऑपरेशंस है। आइदर सर्वाइवर के केस में दोनों पर्सन
अकाउंट को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर्मर सर्वाइवर के केस में सिर्फ जीते जी फॉर्मर करेगा, फॉर्मर की डेथ के बाद सर्वाइवर करेगा, आफ्टर फॉर्मर सर्वाइवर। एंड ज्वाइंटली के केस में दोनों ज्वाइंटली सिग्नेचर्स करते हैं तो अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब दो या ज्यादा जो कंपिटेंट पर्सन हैं अकाउंट को ओपन करते हैं उसे ज्वाइंट अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, एंड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस वेरी करती हैं, वो डिपेंड करता है कि ऑपरेशंस का क्या क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो वेरी करती हैं। एंड कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट अकाउंट कौन से हैं, लाइक जॉइंटली होता है तो कि सभी अकाउंट जॉइंटली ऑपरेट करेंगे, लाइक सेविंग अकाउंट में जॉइंटली ऑपरेट कर दिया तो दोनों पर्सन इकट्ठे करेंगे। अब उसमें केस में क्वेश्चन ये बना था कि ए एंड बी का जॉइंट अकाउंट है तो स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक क्या पर्सन बी करवा सकता है अकेला? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अगर ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है तो क्या पर्सन बी अकेले से जो अकाउंट है उसमें स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं? कैन पर्सन बी गिविंग द स्टॉप इंस्ट्रक्शन, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस अलोन? यस, स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस अकेले दी जा सकती हैं, वो चीज अलाउड है, राइट? लेकिन अकाउंट ऑपरेशन सिंगल नहीं कर सकते। नॉमिनेशन चेंज करनी है, ऑल्ट्रेशन करनी है, नई ऐड करनी है, सभी के साइन चाहिए। अकाउंट ओपन करना है, सभी के साइन चाहिए, राइट? और अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करें, उसको ओपन करने के लिए भी सभी का कंसेंट चाहिए। प्री मेच्योर पेमेंट लेनी है, सभी के साइन चाहिए। आफ्टर पेमेंट लेनी है, सभी के साइन चाहिए। अगर एक पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसमें सर्वाइवर होल्डर्स जो है वो प्लस जो लीगल हेयर्स हैं उनके साइन चाहिए। दैट इज ऑल रिक्वायर्ड। फिर बात आती है आइदर सर्वाइवर की। इसका मतलब होता है ए और बी। ज्वाइंट का मतलब होता है ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का मतलब क्या है कि या तो ए ऑपरेट कर सकता है या बी ऑपरेट कर सकता है। ए अकेला भी पैसे निकलवा सकता है, बी अकेला भी पैसे निकलवा सकता है। दोनों को एटीएम कार्ड भी मिल सकते हैं अलग अलग से, कोई इश्यूज नहीं है, राइट? दोनों कर सकते हैं। अच्छा, अगर ए की डेथ हो जाती है तो बी को पैसे मिल जाएंगे। अगर मान लो ए जिंदा, बी की डेथ हो जाती है तो ए को पैसे मिल जाएंगे। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनेशन बनाया था जो पर्सन उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो लीगल हेयर्स ऑफ ए एंड लीगल हेयर ऑफ बी दोनों को कंबाइंडली पैसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के केस में क्या? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का केस अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, कि अगर प्री मेच्योर पेमेंट लेने लगे हो आइदर सर्वाइवर के केस में तो क्या वो अलाउड है? अगर मैंने आपको ये बताया था प्री मेच्योर पेमेंट लेने लगे हो आइदर सर्वाइवर के केस में, हम आइदर सर्वाइवर की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, क्या पॉइंट पढ़े थे? अगर तो देखो दोनों जिंदा है और मैच्योरिटी होगी है फिर तो कोई भी पेमेंट ले सकता है आइदर सर्वाइवर के केस में। एफडी है और दोनों जिंदा हैं तो मैच्योरिटी के ऊपर तो कोई भी पेमेंट ले सकता है। लेकिन बिफोर मैच्योरिटी अगर पेमेंट लेनी है, अगर बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट लेनी है तो दोनों के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, उस केस में दोनों के सिग्नेचर चाहिए। अगर एक मान लो डिपॉजिटर आपका एक्सपायर भी हो जाता है ना मैच्योरिटी से पहले तो प्री पेमेंट नहीं दी जाएगी, लीगल हेयर्स बीच में इन्वॉल्व रहेंगे तो पेमेंट दी जाएगी। तो ये वाले पॉइंट को मैं यहां पर हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूं आइदर सर्वाइवर के केस में। जो यहां पर चीज लिखी है ना, एफडी कैन बी प्री मेच्योरली क्लोज बाय एनी ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। दोनों का कंसेंट चाहिए, प्री मेच्योर में दोनों का कंसेंट चाहिए, मैच्योरिटी के ऊपर दोनों भी ले सकते हैं। सर्वाइवर होल्डर जो है वहां पर डेफिनेटली मैच्योरिटी के ऊपर पेमेंट मिल जाएगी। यानी कि देखो ये चीज एक्चुअल में गलत नहीं है, मैच्योरिटी के ऊपर, बट ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के ऊपर सर्वाइवर जो है उसको पेमेंट मिल जाएगी।
लेकिन मैच्योरिटी से पहले अगर आपने एफडी को बंद करवाना है और पेमेंट लेनी है, तो फिर अगर पर्सन एक की डेथ हो गई हुई है तो उसमें लीगल हेयर्स शामिल होने चाहिए, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू एनीवन और सर्वाइवर। आए सर्वाइवर की तरह ही है लेकिन ज्यादा होल्डर्स हैं, ज्यादा होल्डर है, ठीक है। जैसे ए और बी और सी, ये एनीवन है, इसमें भी सीन है। एफडी को बंद नहीं कर सकते, ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत है। एफडी को बंद नहीं कर सकते, एफडी को बंद नहीं करवा सकते अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है, मैच्योरिटी तक चले। नहीं तो लेट से ए की डेथ हुई है तो ए के लीगल हेयर लगेंगे, साथ में बाकी के पर्सन, फिर एफडी बंद होगी, दोनों सभी के साइन होंगे। फॉर्मर सर्वाइवर के केस में पहले बंदे की चलती है हमेशा, दूसरे की चलती नहीं है। लेकिन इसके केस में भी इवन यही है कि अगर प्री मेच्योर पेमेंट लेनी है एफडी की तो दोनों के साइन लगेंगे, ठीक है। प्री मेच्योर की बात करें तो फिर दोनों के साइन लगेंगे, राइट, अदरवाइज नहीं लगेंगे। लेटर सर्वाइवर की बात करें, लेटर सर्वाइवर ऐसे रूल फॉलो होता नहीं, इसको आप लीव कर दो, डोंट डू इट, ठीक है जी। और अगर कोई स्पेसिफिक मैंडेट नहीं दिया तो उसको ज्वाइंटली ऑपरेटेड कंसीडर किया जाएगा, डेट विल बी कंसीडर ज्वाइंटली ऑपरेटेड। उसको नहीं माना जाएगा कि आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है, क्या है, उसको ज्वाइंटली ऑपरेटेड कंसीडर किया जाएगा, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द नॉमिनेशन इन द अकाउंट्स। अगर मैं नॉमिनेशन की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन अलाउड है इंडिविजुअल अकाउंट्स में, यस अलाउड है। क्या माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन अलाउड है? माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन अलाउड है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो माइनर अकाउंट अगर तो सेल्फ ऑपरेटेड है फिर तो नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, यानी कि अगर माइनर सेल्फ ऑपरेटेड है फिर नहीं अलाउड। अगर अंडर गार्डियन अकाउंट है फिर अलाउड है, फिर नॉमिनेशन अलाउड है। और नॉमिनेशन करने के लिए सभी पर्संस के अकाउंट चाहिए, सभी पर्संस के सिग्नेचर चाहिए, तभी आप नॉमिनेशन कर सकते हो। इवन ऑल्ट्रेशन के लिए भी, चाहे कोई सा भी ऑपरेशन हो, फॉर्मर सर्वाइवर हो चाहे कुछ भी हो, राइट, नॉमिनेशन करने के लिए सभी का कंसेंट चाहिए। ऑल पर्संस शुड बी गिविंग द कंसेंट फॉर द नॉमिनेशन पर्पसेस, राइट। सो फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.